ये है राजू, जो अभी मात्र 10-11 साल का है। इसकी ना तो माँ है ना पिता। ये फटे पुराने मैले कपड़े पहने व बिना चप्पल के गली बाजार मोहल्ले में भटकता रहता। भीख मांग कर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लिया करता। ये कभी किसी दुकान के बाहर, तो कभी फुटपाथ पर, तो कभी किसी फ्लाईओवर के नीचे रात गुजार लिया करता। रात में खुले आसमान के नीचे कब तारे गिनते हुए ये नींद में डूब जाता, पता ही नहीं चलता। और अगले दिन फिर से दौड़ते भागते मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में कहीं खो जाता। ये बड़ा ही मनमौजी और अपने में ही खुश रहने वाला लड़का है। इसे नाचने का बड़ा शौक है। जब भी कहीं डीजे पर गाना बजता या फिर मोहल्ले में कहीं शोभा यात्रा निकलती, तो यह अपनी सब चिंता भूलकर मस्त होकर नाचने लग जाता। ये है इस शहर का एक आलीशान बंगला, जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे इलाके में होते हैं। और इस बंगले का मालिक है सुनील अग्रवाल, जो कि शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन है और करोड़ों के मालिक हैं। बंगले में सुनील अग्रवाल अपनी 9 साल की बेटी हिमांशी के साथ रहते हैं और इसके अलावा रघु काका, जो कि इस घर के नौकर हैं। भोजन की व्यवस्था से लेकर हिमांशी की हर छोटी बड़ी जरूरतों की जिम्मेदारी रघु काका ही संभालते हैं। इसके अलावा रघु काका के कई सहयोगी नौकर चाकर भी वहीं रहते हैं। अभी 4 साल पहले की बात है। हिमांशी की मस्ती और शरारतों से ये बंगला जीवंत रहता था। हिमांशी की चहल पहल, हंसी ठिठोली की आवाजें एक उत्साह बनकर इस बंगले में गूंजा करती थी। लेकिन आज इस बंगले में दुख और मायूसी ने अपना बसेरा कर लिया। इसीलिए ये बंगला बाहर से दिखने में जितना आलीशान व भव्य है, अंदर से उतना ही वीरान और सुनसान है। दरअसल 4 साल पहले हिमांशी अपनी माँ सुनीता अग्रवाल के साथ किसी रिश्तेदार की पार्टी अटेंड करके घर वापस लौट रही थी। ये रात का वक्त था। माँ बेटी अपनी कार में बैठे हुए थे और कार को इनका पुराना ड्राइवर चला रहा था। तभी अचानक एक बेकाबू ट्रक इनकी कार से जा टकराता है। इस दर्दनाक हादसे में माँ नहीं बच पाई, जबकि हिमांशी के पैर बुरी तरह से घायल हो गए। सुनील अग्रवाल की जिंदगी पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब जहां एक पति ने अपनी पत्नी को खो दिया था, वहीं एक बेटी ने अपनी मां को। इन 4 सालों में सुनील अपनी बेटी के पैरों का इलाज कराने के लिए देश विदेश तक के डॉक्टरों के पास ले गए। काफी इलाज करवाया, बहुत थेरेपी करवाई, लेकिन बेटी चलने में असमर्थ रही। कोई भी डॉक्टर बेटी को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया। हर बड़े डॉक्टर ने एक बात जरूर कही कि हम लोगों से जितना हो सका उतना हमने कर दिया। अब जब तक आपकी बेटी खुद से हिम्मत करके खड़ी होना शुरू नहीं करेगी, तब तक ये चल नहीं पाएगी। वरना याद रखना, दुनिया की कोई भी दवा इसे चला नहीं सकती। इसे खुद से हिम्मत करना होगा। लेकिन हिमांशी हिम्मत करना तो छोड़ो, वो तो हंसना भी भूल गई थी। माँ के जाने के बाद वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। व्हील चेयर पर बैठी हिमांशी कभी अपनी माँ की तस्वीर को निहारती, तो कभी चांद सितारों को। माँ के चले जाने के बाद हिमांशी के चेहरे से हंसी भी चली गई। बेटी की इस मायूसी व लाचारी की वजह से सुनील भी बेहद दुखी रहते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि तभी एक रोज जब हिमांशी अपनी व्हील चेयर पर बैठी बागीचे में खूबसूरत फूलों और तितलियों को निहार रही थी, तभी उसे वहां फूल की झाड़ियों के पीछे कोई हलचल सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि वहां कोई है, मानो कोई भारी चीज पेड़ के नीचे से गिरी हो। अगले कुछ सेकंड बाद जब वो झाड़ियों से बाहर निकलकर हिमांशी की नजरों के सामने आया, तो हिमांशी उसे देख थोड़ा चौंक गई। वह जिज्ञासा भरी नजरों से एक टक उसे निहारते जा रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि राजू था। दरअसल राजू जब यहाँ से गुजर रहा था, तो उसे आम के फलों से लदा एक पेड़ दिखाई दिया। आम हल्के पीले दिखाई दे रहे थे, जो काफी हद तक पक चुके थे। लेकिन ये फल राजू की पहुंच से दूर थे, क्योंकि ये पेड़ बंगले के अंदर बागीचे में लगा था और बंगला चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बंगले के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, लेकिन राजू की भूख और आम के स्वाद की लालच उसे अपनी ओर खींच रही थी। और राजू भी हार मानने वाला नहीं था। वह बड़ी ही चालाकी से दीवार के बाहर लगे शहतूत के पेड़ पर चढ़कर दीवार तक पहुंच जाता है। अब वह दीवार पर दबे पांव सावधानी से आम के पेड़ की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधा नीचे बागीचे में झाड़ियों के अंदर जा गिरा। झाड़ियां नर्म थी और मिट्टी पोली, जिस वजह से उसे चोट नहीं आई, बस हल्की फुल्की खरोंचें लगी थी। हिमांशी एक टक राजू को निहार रही थी। राजू भी हिमांशी की ओर देख रहा था। उसके कपड़े फटे थे, पैर नंगे और चेहरा धूल से सना हुआ।
पर उसकी आंखों में मासूम शरारत थी। राजू ने देखा कि ये लड़की तो बड़ी मायूस नजर आ रही है, शायद इसे किसी ने डांटा होगा। मैं इसे हंसाने की कोशिश करता हूँ। राजू मुस्कुराते हुए वहीं पर गोल गोल घूमने लगा, एक पैर पर खड़ा होकर नाचने लगा, लेकिन अचानक अनबैलेंस्ड होकर राजू छपाक से नीचे गिर जाता है। ये दृश्य देखकर हिमांशी के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। 4 साल में ये पहली बार था जब हिमांशी मुस्कुराई। इसी तरह राजू फिर से उठता गिरता अठखेलियां करने लगा। अब राजू धीमे कदमों से हिमांशी की ओर बढ़ने लगा, पर इतने में एक जोर की आवाज गूंजी, वहीं पर रुक जाओ। ये आवाज थी सुनील अग्रवाल की, जिन्होंने राहुल को ये सब करते देख लिया था। दूर से सुनील अग्रवाल गुस्से भरा चेहरा लिए आगे बढ़ रहे थे, ये सोचकर कि कहीं ये लड़का हिमांशी को नुकसान न पहुंचा दे। वह सिक्योरिटी गार्ड को और रघु काका को आवाज लगाते हैं। सुनील अग्रवाल की आवाज सुन सिक्योरिटी गार्ड तुरंत भागते हुए वहां पहुंचते हैं। रघु काका भी अपना काम छोड़कर बागीचे की तरफ दौड़ते हैं। इधर राजू बहुत डर जाता है, वह सहम जाता है। वह जहां था बस वहीं मूर्ति बनकर खड़ा रहता है। तभी सुनील कड़क आवाज में सिक्योरिटी गार्ड्स को फटकारते हुए कहते हैं, कहाँ थे तुम लोग? ये लड़का अंदर कैसे आया? सोए हुए थे क्या तुम लोग? और रघु काका आप बच्ची को अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? सिक्योरिटी गार्ड नजरें झुकाए खड़े हैं। तभी रघु काका बोले, मालिक वो मैं पौधों की कटाई करने चला गया था। सुनील बोले, अब मुंह क्या देख रहे हो? निकाल कर बाहर फेंको इसे यहाँ से। अब जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड राजू की तरफ बढ़े, तभी एक पतली सी आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसे कुछ मत करो। ये आवाज सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड अपने कदम वहीं रोक लेते हैं। ये आवाज थी हिमांशी की, जो राजू का बचाव करते हुए बोली, पापा ये बस यहाँ नाच रहा है, ये बहुत भूखा लग रहा है, इसे कुछ मत करो। 4 साल में ये पहली बार था जब किसी के लिए हिमांशी के इमोशंस आवाज के रूप में बाहर निकले। ये देख पिता सुनील सिक्योरिटी गार्ड को पीछे हट जाने का इशारा करते हैं और राजू से पूछते हैं, क्या रे लड़के, तू इस बगीचे में क्या कर रहा था और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये गुस्सा सुनील अग्रवाल का नहीं बल्कि एक पिता का था, जिसे सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता थी। राजू हाथ जोड़कर डरते हुए बोला, मालिक मैं आम खाने के लिए इस बगीचे में आया था, पर इस लड़की का मासूम चेहरा देखा तो मैं इसे हंसाने की कोशिश करने लगा। राजू के इस मासूमियत भरे जवाब ने सुनील के गुस्से को धराशाही कर दिया था। राजू की बातों में उसे हिमांशी की फिक्र नजर आई, जो अपनी भूख को कहीं पीछे छोड़कर हिमांशी को हंसाने का प्रयास कर रहा था। सुनील अग्रवाल ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम इसे हंसा देते हो तो फिर तुम रोज यहाँ आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। राजू अब थोड़ा निश्चिंत हुआ। उसने चैन की लंबी सांस ली और वह इस बार पहले के मुकाबले अधिक जोश के साथ अपनी अठखेलियां शुरू करने लगा। कभी तरह तरह की आवाजें निकालता तो कभी जमीन पर लौटने लगता, कभी बंदर जैसी हरकतें तो कभी अतरंगी चाल में नाचता। बागीचे का माहौल फिर से हंसी ठिठोलियों से गूंज उठा। राजू की इन तमाम अठखेलियों को देखकर हिमांशी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वह पूरे उत्साह के साथ ताली बजाते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। इस दृश्य ने सुनील और रघु को अंदर तक हिला दिया था। वह आश्चर्यचकित होकर हिमांशी को निहार रहे थे। ये पल एक पिता के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था, मानो उनका जीवन फिर से जीवंत हो उठा हो। जो आंखें पिछले 4 सालों से बिटिया के चेहरे की मुस्कान देखने को तरस गई थी, वो आंखें आज खुशी से आंसुओं से भर रही थी। रघु काका की आंखें भी भर आईं। आंसू पोंछते हुए सुनील भी हंसी ठिठोली के रंगमंच में शामिल हो गया और बेटी के साथ तालियां बजाने लगा। यह देख सिक्योरिटी गार्ड और रघु काका भी मुस्कुराते हुए तालियां बजाने लगे। इस तरह पूरा बागीचा तालियों की गूंज से गूंज उठा। हिमांशी की हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट राजू के लिए किसी नोबेल पुरस्कार से कम नहीं था। बेटी के चेहरे की खोई हुई हंसी को वापस लौटाने वाला राजू सुनील के लिए किसी देवता या महात्मा से कम नहीं था। सुनील के मन में राजू के प्रति अब एक अलग ही सम्मान था। इसके बाद से आए दिन राजू का आना जाना होने लगा। उसे कोई नहीं रोकता था। व्हील चेयर पर बैठे हिमांशी को राजू खुद बागीचे में टहलाता। तभी एक दिन ऐसे ही जब राजू हिमांशी को नए नए करतब दिखाकर उसका मनोरंजन कर रहा था,
तभी अचानक हिमांशी कुछ सोचकर एकदम मायूस हो गई और रोने लगी। ये देख राजू ने पूछा, अरे अरे हिमांशी, क्या हुआ बहन? तुम ऐसे मायूस क्यों हो गई और ये रो क्यों रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? हिमांशी मासूमियत से बोली, भैया आपको ऐसे भागते कूदते देख मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। कभी मैं भी ऐसे ही खुद दौड़ती भागती थी। मैं जब भी आपको ऐसे उछलते कूदते देखती हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी ऐसे ही चलूं, भागूं और हवा से बातें करूं। लेकिन चलना तो छोड़ो, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाती। इस पर राजू ने आत्मविश्वास भरे भाव से कहा, अरे बहन, इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद पकड़ कर चलाऊंगा और देखना एक दिन तुम जरूर अपने पैरों पर चलने लगोगी। राजू हर शब्द इतने आत्मविश्वास से कह रहा था जिसे सुनकर हिमांशी के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी और वह फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हिमांशी को शारीरिक बल से कहीं ज्यादा मनोबल और आत्मविश्वास की जरूरत थी और ये उसे राजू से मिल रहा था। इसके बाद राजू हिमांशी की हिम्मत बांधते हुए उसे सहारा देता है और अपने पैरों पर खड़ा होने को कहता है। हिमांशी, तुम खड़ी हो सकती हो, पूरी ताकत लगाओ, दर्द होता है तो होने दो, हिम्मत मत हारना, खुद पर यकीन करो कि तुम चल सकती हो। राजू ऐसा बार बार बोल रहा था। इतने में हिमांशी के पिता भी बागीचे की तरफ आ रहे थे और तभी सुनील के बढ़ते तेज कदम अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वह कोई सपना तो नहीं। उन्होंने देखा कि हिमांशी अपने पैरों पर बिना किसी मदद के खड़ी है, व्हील चेयर खाली है और राजू उसकी हिम्मत बांध रहा है। ये दृश्य एक पिता के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। सुनील की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह धीमे कदमों से दोनों की तरफ बढ़ने लगा। करीब पहुंचकर सुनील नम आंखों से राजू को सीने से लगा लेता है और कहता है, बेटा, जो देखने के लिए मेरी आंखें 4 सालों तक तरसती रही, तूने मुझे वो दिखा दिया। मेरी बेटी के अंदर उसके पहले जैसा होने की उम्मीद जगा दी तूने उसको एक नई जिंदगी दे दी। बेटा, तेरा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुनील को इस बात का एहसास हो चुका था कि राजू ही वो शख्स है जो हिमांशी को उसकी पुरानी लाइफ लौटा सकता है। सुनील राजू को अब अपने बेटे जैसा समझने लगा था। सुनील राजू और हिमांशी को देखता हुआ यही सब सोच रहा था कि हिमांशी बोल पड़ी, पापा, क्या भैया को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? बेटी का ये सवाल सुनील को सोचने पर मजबूर कर गया क्योंकि कहीं न कहीं सुनील भी यही चाह रहे थे कि राजू हिमांशी के साथ ही रहे। और फिर इसमें बुराई भी क्या है? राजू को एक बेहतर लाइफ स्टाइल मिल जाएगी और उसका भी जीवन सुधर जाएगा। यही सब बातें सोचते हुए पिता बोले, हाँ बेटी, ठीक है, अब से राजू यही रहेगा। पिता के इतना बोलते ही हिमांशी खुशी से खिलखिला उठी। सुनील राजू को अपने बंगले में लेकर जाते हैं। राजू जैसे ही बंगले में प्रवेश करता है तो उसकी नजरें उस आलीशान बंगले की खूबसूरती को निहारने में खो जाती हैं, क्योंकि बंगला तो छोड़ो, उसने अपनी जिंदगी में कभी नॉर्मल सा घर भी अंदर से नहीं देखा था कि एक घर अंदर से कैसा दिखता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो किसी स्वर्ग में आ गया हो। तभी सुनील ने उसके कटे फटे मैले कपड़ों पर ध्यान दिया और अपने ड्राइवर को आवाज लगाई। ड्राइवर तुरंत सुनील के सामने हाजिर होता है। सुनील ने कहा, तुम अभी बाजार जाओ और 10-11 साल के लड़के के लिए कपड़े लेकर आओ। इसके बाद सुनील रघु काका से कहते हैं कि राजू को अपने साथ वॉशरूम ले जाए और नहाने को कहे। कुछ ही देर में ड्राइवर राजू के लिए नए कपड़े ले आता है जिसे राजू पहन लेता है। राजू देखने में अब एकदम अलग ही लग रहा था, एकदम साफ सुथरा। राजू को ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मानो उसकी तो दुनिया ही बदल गई। शरीर पर नए कपड़े उसे अलग ही खुशी प्रदान कर रहे थे। इसके बाद रघु काका टेबल पर भोजन लगवा देते हैं। टेबल पर कई अलग अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को देख राजू की आंखें चमक गईं। उसकी भूख एक अलग ही स्तर पर थी। अब जैसे ही हिमांशी ने कहा, राजू भैया खाना खाओ, राजू ने खाना शुरू किया। हर व्यंजन का स्वाद राजू को मंत्र मुग्ध कर रहा था। राजू, हिमांशी और सुनील सब एक साथ मिलकर भोजन करने लगते हैं। राजू ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सारा स्वादिष्ट खाना खाया था। इससे पहले ऐसा भोजन खाना तो दूर देखा भी नहीं था।
खाना खाने के बाद राजू के चेहरे पर अब एक अलग ही खुशी, ताजगी और क्रांति नजर आ रही थी। अब से हर रोज हिमांशी धीरे धीरे चलने का प्रयास करती। लगभग 1 महीने बाद हिमांशी अब अच्छे से चल पा रही थी और थोड़ा दौड़ भी लेती थी। हिमांशी और राजू में अब एक ऐसा रिश्ता बन गया मानो दोनों बहन भाई एक दूसरे के बिना अब अकेले नहीं रह सकते थे। राजू हिमांशी का खूब ख्याल रखता। सुनील ने राजू की एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दी। इससे पहले राजू अक्सर दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता था तो उसका भी बहुत मन करता था कि काश मेरे पास भी स्कूल की वर्दी होती, मैं भी स्कूल में पढ़ाई करता। पर अब राजू का ये सपना भी पूरा होने जा रहा था। राजू बहुत खुश था। अब दोनों साथ में स्कूल जाते। सुनील अग्रवाल अब अपनी वाइफ की तस्वीर की तरफ निहारते हुए कहते हैं, देखो सुनीता, हमारी बेटी फिर मुस्कुरा रही है। घर में खुशियां दोबारा लौट आई और उसकी वजह ये बच्चा है। जिस प्रकार वो हिमांशी की केयर करता है, ऐसा लगता है तुम स्वयं ही उस लड़के के रूप में आ गई हो। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हिम्मत और सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत है। दौलत, दवाइयाँ और शोहरत जहाँ हार गई, वहीं एक मासूम दोस्ती और सच्चा प्यार जीत गया। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने प्यारे गांव या शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखना।